एक्सीडेंटल लव न्यू स्टोरी। तो स्टोरी एक सनी डे में है। फाइनेंस वीकली, एक बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग जहां लोग काम कर रहे हैं। एक फोन कॉल जहां पर वो पूछते हैं कि आप रिपोर्टर जैंग है क्या, फाइनेंस वीकली से। तो लड़की बोलती है हाँ मैं ही हूँ, मेरा नाम चेंग शैंग है और मैं डायरेक्टर की सेक्रेटरी हूँ। फोन कॉल पे एक आदमी बोलता है कि शियान जिसके साथ आपका इंटरव्यू था वो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं आ पाएंगे। लड़की सोचती है ये क्या है, इतने दिनों बाद वापस मौका मिला था और फिर से वो बोलती है कि क्या वो अपने टाइम नहीं निकाल सकती शेड्यूल से। वो पूछता है क्या आज रात तुम आ सकती हो फोन इंटरव्यू के लिए। तो लड़की बोलती है 3 घंटे नहीं, बस 2 भी चलेंगे। वो फोन कॉल पर बोलता है कि डायरेक्टर शी का आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो डिनर के बाद तुमसे मिल सकते हैं, पर मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता, क्या पता तुम आकर खाली हाथ जाना पड़ेगा। लड़की बोलती है आप मुझे एड्रेस दे दीजिए, मैं आ जाऊंगी। लड़की अपना माथा डेस्क पर मारने लगती है। अब आप सोचते रहोगे शियान कौन है। लोगों की अपेक्षाओं के बावजूद 27 साल में शियान ने एक बैंक का बिजनेस पूरी तरह से अपनी फैमिली से लेकर उसे बड़ा कर दिया। मिंग्यू बैंक बैंक का नाम है और अपना नाम बिजनेस के इतना बड़ा कर दिया है। सोचो एक इंटरव्यू लेने वाले की रिपोर्टर की जैसी क्या अहमियत होगी। उसकी दोस्त पूछती है यानी को वर्कर कि आज तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड का बर्थडे है ना। लड़की बोलती है मैं नहीं जा सकती, मैं कैसे शियान को रोक सकती हूँ। शियान क्या मुझे इंटरव्यू मिला है, मुझे जाना पड़ेगा। उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। वो पूछता है कब तुम छूटोगी। शिंजो नाम है उसका। वो बोलती है मुझे अभी अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग मिली है और मैं डर रही हूँ कि मैं आज रात। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कोई बात नहीं, ये तुम्हारा काम है, मैं किसी और दोस्त के साथ मना लूंगा। लड़की बोलती है मुझे माफ करना, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, तो आज हम लोग डिनर के बाद मूवी भी नहीं देख पाएंगे। लड़का बोलता है मेरा बर्थडे है, हम अगले साल सेलिब्रेट कर लेंगे, मैं तुम्हें बाद में पिक करने के लिए आ जाता हूँ। वो बोलती है जिंदगी आसान नहीं है। उसकी दोस्त बोलती है कि कहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड कुछ ज्यादा ही अंडरस्टैंडिंग है। अगर मेरा बॉयफ्रेंड होता और मैंने उसे ऐसे ही स्टैंड अप करा दिया होता तो मैं ना जाने कुछ भी एक्सक्यूज बनाती, पर फिर भी वो मानता नहीं। लड़की सोचती क्या सच में शिंजो इतना अंडरस्टैंडिंग है। शायद से है, पर उसने बिना ये पूछे कि मैं सही हूं या नहीं फोन काट दिया। पर लड़की अपने आप को शांत कराती है मैं शायद से ज्यादा ही सोच रही हूँ, मैं शायद से अपने पीरियड पर हूँ इसके लिए। अगर मैंने अपने काम को उसके ऊपर चूज किया है तो मुझे अच्छा काम करना होगा। वो निकल जाती है शियान को ढूंढने के लिए। एक होटल में बैठकर इंतजार करती है शियान का। लड़की बैठी है वहीं पर और सोच रही कि 2 घंटे हो गए, प्लीज गॉड ये इंटरव्यू सफल हो जाए, पर कोई नहीं आता है। तभी एक अचानक से आदमी आता है और वो लड़की को देखता है और ये आदमी शियान उसकी बहन का पति है। वो बोलते हैं रिपोर्टर जेंग, पर वो सुनती नहीं है। उसका फोन रिंग होने लग जाता है। वो फोन उठाकर बोलती है तो सेक्रेटरी चैन बोल रहा होता है। वो बोलता है मुझे माफ करना, पर डायरेक्टर शी उनको कुछ काम है डिनर के बाद। लड़की बोल भी क्या सकती थी। उसने बोला तो वो समझ गई। थैंक यू वो बोलकर निकल गई। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग से वो बाहर निकलती है। बहुत सारे लोग, बहुत सारा शोर। वो सोचती है कि यहाँ पर तो लोग बहुत सारे जिनका मैंने इंटरव्यू लिया है, क्या पता शियान भी यहाँ पर हो। शायद से मेरे पास अभी भी मौका है। वो सबको हेलो बोलने लग जाती है। तभी एक आदमी बोलता है अरे ये तो रिपोर्टर जाएंगे, तुम अकेली हो, मैं तुम्हें लाओ घर छोड़ देता हूँ। वो बोलती है मिस्टर ली, कितनी कोइंसिडेंस की बात है।
वो उसके कंधे पर हाथ रखता है, वो हाथ हटा देती है। आदमी बोलता है बहुत जोर की बारिश हो रही है, टैक्सी मिलना आसान नहीं होगा। लड़की बोलती कोई जरूरत नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है। तभी शियान और इसके बहन का पति भी खुद की कार में जा रहे होते हैं। वो बोलता है कि जस्ट नाउ अभी आपने जो लड़की आपका इंटरव्यू लेने वाली थी वो बहुत देर तक रुकी थी, अभी इसके लिए जाना मुश्किल होगा, क्यों ना हमें उसे राइड देनी चाहिए घर पर। शियान देखता है उस तरफ, वो सोचता रहता है कि राइड देनी चाहिए कि नहीं। लड़की बोलती है इसकी तो कोई पिक्चर भी नहीं है इंटरनेट पर, अगर क्या वो कोई मिस्टीरियस टाइप का बंदा बनना चाहता है, क्या कोई जानता भी है कि शियान दिखता कैसा है। तभी इसके सामने गाड़ी आकर रुक जाती है। लड़की थोड़ी चौकन्नी हो जाती है। रिपोर्ट इज डन। दरवाजा खुलता है, लड़की उस तरफ देखती है तो शियान, जिसे वो जानती नहीं है कि वो शियान है, सामने खड़ा होता है। वो बोलता है क्या तुम्हें मैं लिफ्ट दे दूं? डू सब्सक्राइब फॉर मोर। तो सेकेंड चैप्टर में जब लड़का उसे ऑफर करता है लिफ्ट, तो वो सोचती है कि आजकल जो प्रेस्टिजियस फैमिली पहले से हैं वो इतने रिलैक्स कैसे हैं। लड़की बोलती है नहीं शुक्रिया। लड़का वहीं खड़े उसे देख रहा रहता है। तभी वो पीछे हटती है और बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आने वाला है जल्द ही। तो लड़का कुछ नहीं बोल पाता है, वो चले जाता है। एक्सीडेंटल लव का सेकेंड चैप्टर। वो बोलता है मुझे माफ करना। लड़की का बॉयफ्रेंड बोलता है मैं ये पहली बार आया हूँ, इसलिए मैं कहीं फंस गया था और मुझे इतना लेट हो गया। वो पूछती है शिंजो तुमने अपना बर्थडे किसके साथ मनाया? वो बोलता है ओह हाँ। लड़की बोली यू फैंग। वो बोलता है हाँ, तुम मुझे इतनी तरह से जानती हो, तुम्हें कैसे पता चल गया? लड़की उसे सूंघते हुए बोलती है मैं सोच रही हूँ कि मैं सोच रही कि शुफैंग ने कब से परफ्यूम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड बन गई है? लड़का उसका माथा हटा देता है और बोलता है पीछे हटो, मैं ड्राइव कर रहा हूँ अच्छे बच्चों की तरह। हम्म। लड़की बोलती आजकल तो मेरे बालों को ऐसे सहलाने क्यों लगे हो? रात हो रही है, लड़की घर पर आ गई है अपने, वो बिस्तर पर लेट जाती है। वो सोचती है कि शिंजो तो अभी तक घर पहुंच गया होगा, मुझे उसे सोने से पहले कॉल कर लेना चाहिए। मेरा फोन कहाँ है? मैंने उसे पहले इस्तेमाल किया था, तो इसका मतलब कि वो चोरी नहीं हुआ है, इसका मतलब मैंने शिंजो के कारण में से छोड़ दिया है। वो अपने फाइंड माई फोन का इस्तेमाल करती है फोन ढूंढने के लिए, तो वो देखती है कि जियांग सिटी के हॉस्पिटल में उसका फोन रखा हुआ है। वो सोचती है कि क्यों मेरा फोन हॉस्पिटल में रखा हुआ है। वो डर जाती है, शायद शिंजो को कुछ हुआ है। वो बोलती मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितना भी लेट हुआ रहो, मुझे जाना पड़ेगा, कुछ तो जरूर हुआ है। वो पहुंच गई है छाता लेकर, बहुत बारिश हो रही है। वो देखती है तो शिंजो का कार है। वो बोलती है ये तो शिंजो की कार है, इसका मतलब वो सच में यहाँ पर है। और वो हॉस्पिटल में कर क्या रहा है, इतनी रात गए। तभी शिंजो बाहर आता है हॉस्पिटल के गेट से। वो बोलती है वो तो यही है। वो आवाज लगाती शिन। तो वो देखती है उसके साथ और एक लड़की भी है। वो दोनों बहुत करीब थे। लड़की वो देखते रह गई, उसे पता चल गया था, पर वो भरोसा नहीं करना चाहती थी। वो बोलती कि तुम उसे ढकेल दो, पीछे हटा दो, तुम अगर उसे ढक लोगे तो मैं तुम्हारी बात समझ जाऊंगी। पर लड़की दूसरी वाली वो शिंजो के साथ अम्ब्रेला में चली आती है। पर लड़की खड़े खड़े ये सब देख रही है। इसका ये सब बोलना कि तुम्हारा काम है, ये तो मेरा बर्थडे, मैं किसके साथ सेलिब्रेट कर लूंगा। उस लड़की का बोलना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। ये पूछने पर कि तुमने अपना बर्थडे किसके साथ सेलिब्रेट किया, उसके पास कोई जवाब ना होना, परफ्यूम की खुशबू आना और उसका उससे पीछे ढकेलना, वो सारी कड़ियों को जोड़ पा रही थी। वो ऐसा क्यों बन गया था? अब मैं डेल्यूजन नहीं रह सकती, ये सब पहले से ही सब कुछ लाजमी था। वो अपने हाथ में ब्रेसलेट को देखती है।
उस टाइम को याद करती जब उसने प्रपोज किया था शिंजो ने। वो बोलता है कि मैंने कई साल तुम्हारा पीछा करते हुए गवा दिए, अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ, मुझ पर भरोसा करो। और फिर वो ये सीन देखती है, वो अपना ब्रेसलेट छोड़कर वहीं चल जाती है। वो बोलती है कितनी हंसी की बात है ना। वो सारी तस्वीरों को वो घर पर जाकर देखती है। अचानक से उसके घर पर कोई आया है, दरवाजे की बेल बज रही है। वो बाहर निकल कर देखती है, सामने शिंजो खड़ा है, उसकी आंखों में शर्मिंदगी है। डू सब्सक्राइब। चैप्टर 3 एक्सीडेंटल लव। फाइनेंस वीकली की बिल्डिंग में दरवाजा खटखटाती है। एक लड़की बोलती कम इन। मिंगे बैंक ने मुझे अभी अभी कॉल किया कि इंटरव्यू थर्सडे के लिए पेंडिंग हो गया है, तुम उन्हें अपडेट दे दो जितना जल्दी हो सके। उसकी शक्ल देखती तो वो डर जाती है। क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम डायरेक्ट इसी के वजह से ऐसे ही हो? तुम अभी तक गुस्सा हो? तो बोलती है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरा ब्रेकअप हो गया मेरे बॉयफ्रेंड के साथ कल रात को। वो इस सीन को याद करती है जब उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि उसकी जो नई गर्लफ्रेंड है उसकी फैमिली बहुत रईस है, उनके पास रोल लॉयर्स है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे अपने करियर के लिए ये करना पड़ा। मैं वो घर चाहता हूँ जो आज तक मैं अफोर्ड नहीं कर पाया। मैंने तुमसे प्यार किया मगर मुझे करियर के लिए करना पड़ा। हम दोनों दोस्त थे अच्छे। तो लड़की उसका सामान उठाकर फेंक देती है और बोलती किसे तुम्हारा दोस्त बनना है, यहाँ से निकल जाओ। लड़की की आंखों में आंसू है। वो बोलती तो तुम्हारा एक्सपेंसिव ब्रोच भी लेकर भाग गया? लड़की मुंडी हिलाती है हाँ। वो बोलती है कि मुझे तो पहले से ही पता था वो तुम्हारे लिए काबिल नहीं है। तुम हमेशा से खजाना रही हो, तुम जिसे चाहो उसे पा सकती हो। तुम्हारे अंदर काबिलियत है और तुमने बहुत कुछ हासिल भी किया है। तो वो बोलती तो किसे मुझे ढूंढना चाहिए? एक ऐसा जिसके पास रोल्स लॉयर्स हो। लड़की बोलती क्यों नहीं, तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन है और तुम हमेशा काम करने के लिए आगे आती हो, तो तुम्हें भी रोल्स रॉयल्स वाला ही लड़का क्यों नहीं मिले? तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ काम के बीच में नहीं लानी चाहिए। अपने इमोशंस को संभालो और जाकर ये काम कर दो। लड़की यहाँ पर कॉफी शॉप में है। वो बोलती है यहाँ पे शिंजू का ऑफिस है, मैं यहाँ नहीं आती अगर ये कॉफी शॉप सिर्फ अकेला नहीं होता। वो लोग दोनों की नजरें मिलती है। बोलती है कितनी बदनसीब हूँ मैं, हम हमारा ब्रेकअप सिर्फ मॉर्निंग में हुआ और अभी एक दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है। लड़का बोलता है चलो किसी और टाइम आते हैं उसकी नई गर्लफ्रेंड को। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है नहीं, मुझे अभी यहाँ से कुछ पीना है, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लड़की ब्रेसलेट दिखती है उसके हाथों में जो उसे शिंजू ने दिया था। वो बोलती है लगता है अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरों की इस्तेमाल की गई चीजें इस्तेमाल करने में मजा आता है। डू सब्सक्राइब फॉर मोर। तो एक्सीडेंटल लव के चैप्टर 5 में लड़की अपना पैर एक खंबे पे मारने लगती है। वो खुद को बोलती कि शांत हो जाओ शांत हो जाओ, वो लायक नहीं है तुम्हारे गुस्से के। उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है देखो वो तुम्हारी बुराई कर रही है, वो मेरी बुराई करती तो चलता। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि हम यहाँ पर नहीं आएंगे कभी वापस। वो बोलती है अपने बॉयफ्रेंड को तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ा होगा इसके साथ रहते हुए। तो लड़की सोचती है कि मैं कुछ नहीं सुन सकती, मैं कुछ नहीं सुन सकती, और अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है। वो फिर से रॉल्स रॉयल्स को देखती है। वो बोलती है क्या ये उसी फैमिली का है, क्या ये वापस हॉस्पिटल जा रहा है? और उसको साथ तब जाना जब वो अपने साइड चिक के साथ मिलने जा रहा है। इसका मतलब शिंजो को आदत हो गई है रॉल्स रॉयल्स की। वो बोलती है कि कुछ लोगों के लिए समझौता कर लो तो वो समझते हैं कि हम बहुत आसान हैं। उससे उस लड़की की बात आती है कि तुम भी रोल्स रॉयस वाला कोई ढूंढ सकती हो। वो बोलती है शायद मैं अभी तुम्हें सबक ना सिखा पाऊँ पर बाद में सिखाऊंगी, ऐसी नौबत ला दूंगी तुम मुझे आंटी भूलोगे। तभी वो देखती है सामने एक गाड़ी खड़ी है। वो बोलती है अब ये सब अंत होता है।
मैं तुम्हारी फैमिली को पूरा नीचे गिरा दूंगी। वो गाड़ी के शीशे पर खटखटाती है पर कोई जवाब नहीं देता। वो बोलती है अंदर कोई नहीं है क्या? तभी खिड़की नीचे होती है कार की, तो वो देखती है, वो उस आदमी को देख के हैरान हो जाती है। वो बोलती अच्छा तो ये है जिससे मैंने कहा था कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे लेने आ रहा है, एक बड़े घर का आदमी जिसका मैंने ऑफर ठुकरा दिया था। तो वो बोलती मेरा फोन डेड हो गया है, तो मैं आपका फोन ले सकती हूँ क्या कॉल करने के लिए? पर वो कोई जवाब ही नहीं देता। वो सोचती कल इसी ने तो मुझे खुद से बोला था ना कि वो मुझे लिफ्ट देगा, मुझे लगा था ये मुझ में इंटरेस्टेड है। तो वो बोलती या फिर तुम अगर मुझे राइड भी देना चाहते हो तो मुझे चलेगा। तो वो उसे देखता है और बोलता है कि मैं ऐसी वुमेन्स लोग को राइड नहीं देता जिनका बॉयफ्रेंड हो। लड़की कुछ बोल ही नहीं पाती है। वो रिवर्स मारता है गाड़ी और चला जाता है। वो सोचती है पूरी फैमिली को तबाह करने का सपना उसका गया। डू सब्सक्राइब फॉर। तो इसका मतलब उस रात को जिस मैन ने मुझे अप्रोच किया था और जिसका मैंने रिजेक्ट कर दिया था अप्रोच, वो उसका अंकल है, उस लड़की का। और उसने बोला कि मैं वुमेन्स लोग को जिनका बॉयफ्रेंड है उसे गाइड नहीं देता। वो बोलती है अगर मेरा लव लाइफ खराब हो गया तो मुझे अपना करियर को तो अच्छा करना ही पड़ेगा। मैं इस बार शियान का इंटरव्यू लेकर ही रहूंगी। वो अगले दिन ऑफिस जाती थी सोच के साथ में। एक ग्रैंड ऑफिस जहाँ पर एक लड़की बोलती है यहाँ पर साइन कर दीजिए। हाँ यहाँ पर वो साइन करती है और वो देखती है एक नाम। वो यहाँ क्या कर रही है? वो जरूर यही है, शु यूलिंग, जो हमेशा से मेरा इंटरव्यू छीनते आई है, जो मुझसे जलती है हमेशा से। इस बार भी कहीं वो तो नहीं? और उसे एक आदमी मिलता है, बोलता है रिपोर्टर जैंग। वो बोलती सेक्रेटरी चेन। गुड टाइमिंग। आज ही दोपहर में मेरा शियान के साथ में इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है। वो बोलते तुम्हारे पास तो टाइम नहीं था ना, तुम्हारी कलीग सुबह आकर इंटरव्यू लेकर चली गई, तभी शियान के पास टाइम भी था। वो बोलती है उसने फिर से कुछ कर दिया। वो बोलती है कोई बात नहीं, मुझे लगता है मुझे मिस इन्फॉर्मेशन हो गई थी। वो बोलता है ठीक है। फिर वो शियान को देखती है सामने। वो बोलती है छोटा अंकल उनका, उस लड़की का, वही आदमी यहाँ पर, इसका मतलब। और लड़का उतने में बोलते कि डायरेक्टर शी। वो समझ जाती है। आज तक जिसे वो समझ रही थी कि वो इसका लड़की का अंकल है, वही डायरेक्टर शियान था, जो फाइनेंस में सबसे बड़ा आदमी बन चुका है, शियान। उन दोनों की नज़रें मिलती हैं तो वो सोचती है क्या ये सच में बिना देखे ही मुझे ऐसे ही जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं ऐसा सोच के आगे बढ़ जाएगा। उसे वो सारी बातें याद आती है जब सभी लोगों ने उसे धोखा दिया है। वो आगे बढ़ जाएगा और मैं उसे करने दूंगी? नहीं। बोलती है मैं ये इंटरव्यू लेकर रहूँगी। वो बोलती शियान, हमारा अपॉइंटमेंट हुआ था इंटरव्यू का आफ्टरनून में। मैं इसकी राह कब से देख रही थी और आज वो दिन आ ही गया। वो मुस्कुराकर शियान की तरफ देखती है। वो बोलती क्या तुम्हें भी टाइम है? चैप्टर 6 की शुरुआत में लड़की स्माइल लेकर उससे पूछती है शियान से, क्या मैं आपका इंटरव्यू अभी ले सकती हूँ, अभी आप फ्री हैं? वो सोचती इस बार तो मैं शियान का इंटरव्यू लेकर ही रहूँगी। वो बोलती है सिर्फ थोड़ा सा समय, क्या ये चलेगा तुम्हें? लड़का उसे वैसे देखता है टेढ़ी नज़र करके। वो सोचती है शायद इस बारे में असफल हो गई। पर शियान बोलता है कि आ जाओ फिर। लड़की सोचती है अच्छे दिल वाले लोग अभी भी ज़िंदा हैं, मैंने ऐसे ही स्ट्रेस नहीं लिया, मुझे कुछ तो मिला। फिर वो शियान से पूछती है डायरेक्टर शी, हम जा कहाँ रहे हैं लेकिन? तभी शियान को एक फ़ोन आने लगता है। वो फ़ोन बजता है पर शियान उसे काट देता है। तभी उसके असिस्टेंट को फ़ोन आने लगता है
और वो फ़ोन पर एक लड़की बोलती है मेरे अंकल को बोलो कि वो फ़ोन उठाए। तो लड़की सोचती है अरे ये तो वही औरत है जो अब शिलोंग की गर्लफ्रेंड बन गई है। तो शियान बोलता है अपनी सेक्रेटरी से कि उसे मैसेज पहुंचा दो, अगर वो घर पे हंगामा करती है तो मैं इसे देखना नहीं चाहता। लड़की सोचती है भले ही ये अपना भांजी का ख्याल रखता हूँ, फिर भी ये ऐसा अंकल है जिसकी घर में चलती है और उसे कायदे में भी रखता है। वो बोलता है मेरा लंबा रास्ता है तो हम लोग कार में बात कर सकते हैं। लड़की बहुत एलिगेंटली बैठती है कार में और बैठने के बाद सोचती है कि मेरा तो तरीका और मेरे जो एक्सप्रेशंस थे वो बहुत ही प्रोफेशनल थे, है ना। शियान बोलता है क्या तुम्हें ठंड लग रही है। लड़की सोचती है क्या वो ऐसा सवाल पूछ सकता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा दूसरों को ख्याल रखने वाला लगता है। अगर अभी लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार ही देती हूँ। वो मुस्कुराकर बोलती मैं ठीक हूँ और सोचती है ये तो मेरा बेस्ट एंगल था। तभी शियान बोलते हैं खिड़कियाँ खोल दो। इतनी तेज़ हवा चलती है कि लड़की के सारे बाल ख़राब हो जाते हैं। एक्सीडेंटल लव के चैप्टर 7 में जब शियान गाड़ी की खिड़की खोल देता है तो वो बोलती है सारी मेरी कामनेस की तो धज्जियाँ उड़ गई, मेरा पूरा जो मैंने सोचा था कि मैं ऐसा इमेज बनाऊंगी वो तो ख़त्म हो गया, मुझे खुद को संभालना पड़ेगा। वो बोलती है क्या मैं रिकॉर्डिंग चालू कर दूँ डायरेक्टर शी, पर डायरेक्टर शियान कुछ जवाब ही नहीं देता है। तो लड़की फिर से पूछती है एक बार ना रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी तो फाइनल ड्राफ्ट जब आ जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। वो फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं करता है। वो बोलती है तो मैं शुरू करती हूँ। तो इस इंटरव्यू का मेन टॉपिक जो होगा वो चाइनीज़ रुपीज़ कैसे एशियन कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और उनका एशियन कंट्रीज़ पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, इस पर हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो डायरेक्टर शियान लड़की को कुछ अजीब तरह से देखते हैं। उन्हें याद आता है कि सुबह भी सेम ही सवाल उस लड़की ने मुझसे पूछा था, पर इसे तो पता ही नहीं होता। तो वो पूछती है आपके ख्याल क्या है इस मुद्दे पर। वो उसे देखता है थोड़ी देर के लिए। लड़की सोचती है क्या तुम्हें मुझसे कुछ प्रॉब्लम है जो तुम मुझे ऐसे देख रहे हो, पर उससे क्या पता कि ये सब सवालों का जवाब वो पहले ही दे चुका है। फिर भी डायरेक्टर शियान उसे जवाब देता है। लड़की उसकी डिटेल्ड नॉलेज को देखकर इम्प्रेस हो जाती है और सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेती हैं, पर बात करते करते इतना टाइम हो जाता है। वो बोलती है मुझे अब सारा का सारा इंटरव्यू जल्दी से रिकॉर्ड कर लेना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी मुझे सारे सवाल पूछ लेने होंगे इनसे। फिर वो शियान की तरफ देखने लगती है। वो बोलती है भले ही थोड़ा सेल्फिश टाइप का लगता हो, पर देखने में थोड़ा उतने में डायरेक्टर शियान पूछता है क्या तुम्हारा काम हो गया। तो लड़की सोचती अभी इसे क्यों मुड़ना था, तो वो बोल देती है कि हाँ मेरा देखकर हो गया। वो फिर एम्बैरस हो जाती है और अपना मुंह छुपा लेती है। वो बोलती है मुझे ऐसे नाटक करना चाहिए था कि मैंने सुना ही नहीं, मैं भी ना। तभी ड्राइवर बोलता है कि हम लोग पहुंच गए। तो शियान नीचे उतरने लगता है और बोलता है कि हम लोग पहुंच गए, तुम जा सकती हो घर। वो बोलती है यहाँ तो कोई रोड भी नहीं दिख रही, मैं कहाँ से यहाँ पे ऐसे घर जाऊँ हॉर्स राइडिंग करके, और ये तो सच में जा रहे हैं। वो बोलती है एक सवाल भूल गई मैं सर, मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या आपसे। आजकल अफवाह चल रही है, क्या आप किसी को डेट कर रहे हैं। ये पूछकर लड़की वहीं खड़े रह जाती है और डायरेक्टर शियान की तरफ देखता है। तब वो स्माइल करने लगती है। डू सब्सक्राइब फॉर मोर। लड़की की यहाँ पर बहुत ही अच्छी पिक्चर बनाई गई है, ऐसा लग रहा है कोई मूवी सीन है। हवा चल रही है और उसके बाल उड़ रहे हैं। वो बोलती है बातों से तो लग रहा था गुआन और शियान ये लोग एक दूसरे के संबंधी तो नहीं है, पर गुआन और शियान के डैड दोस्त थे। जिस तरह से शियान गुआन से मिलने के लिए वक्त बचा कर आया है, इसका मतलब कोई इम्पोर्टेंट ही है। उनके अंदर प्यार के बजाय एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, इज्जत है। गुआन उसको हॉर्स ला कर देता है, बोलता है ये सबसे नरम मिजाज वाला है। तो वो बोलती ठीक है। वो बोलते शियान तुम्हें हॉर्स राइड करना सिखा देगा।
तो शियान बोलता है तुम्हारी बाद, यानी उससे बोलते हैं पहले तुम चढ़ जाओ। लड़की सोचती है इसके एक्सप्रेशन इतने डरावने क्यों है, क्या ये मुझे हॉर्स को खिला देगा। वो बोलती है अगर आप मुझे कुछ टिप्स दे देंगे तो। पर शियान उसके पीछे चढ़कर बैठ जाता है, वो चौंक जाती है। वो बोलती है मेरा तो इससे मतलब ही नहीं था, मैंने जब टिप्स कहा तो। शियान पूछता है क्या हुआ, कुछ गलत है। तो वो बोलती नहीं, मैं नर्वस हूँ क्योंकि मैं पहली बार घोड़े पे सवारी कर रही हूँ। ठीक है, वो बोलता है। फिर वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। वो सोचती है कि मुझे नहीं पता था शियान इतना नरम दिल इंसान होगा। तभी उसे अंकल गुआन दिखता है, वो उन्हें हाय करती है। तब तक शियान को पता नहीं क्या हो जाता है, वो हॉर्स को ऐसे भगाने लगता है पता नहीं जैसे कोई रेस में हो। लड़की चिल्लाती रहती है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पर वो नहीं रुकता। वो अपनी मन की करता है, उसे कोई परवाह नहीं होती। लड़की बोलती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज़ रुक जाओ। पर वो तभी भी नहीं रुकता, वो तब तक नहीं रुकता जब तक लड़की हॉर्स पे ही गिर ना जाए। तो वो लेट जाती है हॉर्स पे ही। वो सोचती अब जो तुम्हारे असली रंग मैंने देख लिया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। शियान पूछता तुम्हें अभी भी सीखना है, तो लड़की बोलती है भूल जाओ। तो दिन ढल गया है और रात हो चुकी है। अभी पहुंची है हमारी हीरोइन घर पर अपने, एक गाड़ी से जो छोड़ने आई है, जिसमें शियान भी उसके साथ आया था। पर शियान जा चुका है कब का। वो देखती है उसकी इयररिंग्स, वो तो गाड़ी में ही छूट गए। तभी शुई बुलाता है कोई, यानी हमारी जो मेन लीड है। वो बोलती है कि तुमने अपना फ़ोन नहीं चेक किया, कुछ अर्जेंट हो गया था। तो शुई बोलती है कि नहीं मैंने नहीं चेक किया, मुझे कुछ काम था इसलिए। बोलो क्या बात है। वो बोलती है शू यूलिंग, जो कि शुई से पहले ही शियान के पास चली गई थी इंटरव्यू लेने के लिए। जब उसने उसकी फ़ाइल को देखा तो उसने देखा कि उसने भी सेम क्वेश्चन पूछे हैं शियान को। अब उससे पता चलता है कि शियान उसे ऐसी नज़रों से क्यों देख रहा था जब वो उससे क्वेश्चंस पूछ रही थी। वो बोलती है कंपनी का हेड जो है वो लड़की, वो हमेशा से जो अच्छी रिपोर्ट रहेगी उसी को तवज्जो देगी, मगर फिर भी मुझे क्यों चिंता करनी पड़ रही है कि मेरा रिपोर्ट कोई और चुरा कर करने जा रहा है उसे कॉपी। मैं जा रही हूँ एडिटर चीफ के पास में। तभी इसके जांघ में दर्द होने लगता है। वो बोलती शियान थी, सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैंने कभी हॉर्स राइडिंग की ही नहीं थी और तुमने इतना उसे दौड़ाया कि मेरे पैरों में अब दर्द हो रहा है। तभी उसकी कॉम्पिटिटर जिसने शियान का इंटरव्यू लिया था वो बोलती है क्या तुम्हें नहीं लगता एडिटर इन चीफ बार बार शुई को ही तवज्जो देती रहती हैं। वो बोलती है उन्होंने सारा काम आज तक मेरा उसको दे दिया है, और मुझे तो लगता है उस शुई की तरफ टांगी भी नाम का एक शख्स है, वो भी उसी की तरफ है। और शियान, उसने शुई को सबसे ज़्यादा आंसर्स क्यों दिए, जो मैंने उनसे सवाल पूछे थे उससे भी ज़्यादा आंसर्स उसने शुई को दिए हैं, ऐसा क्यों। लगता है उसने कोई काला जादू किया है। पर उस पीछे से शुई आकर उसकी सारी बातें सुनती होती है, तो वो बोलती है मैंने कोई जादू नहीं किया है। जो विलन है इसकी, उसके हाथों से फ़ोन गिर जाता है और शुई बोलती है मैं अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ही अच्छा काम करती हूँ। तो वो शियान समझते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे ज़्यादा आंसर्स अच्छे दिए। वो सोचती है कि तुम में तो बहुत हिम्मत है कि तुम ऐसे बिहेव करे कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। पर लास्ट में मैं ही जीत गई ना। और वो हंसने लगती है मन में ही। वो सोचती है अब मेरे कमर में दर्द नहीं, अब मेरे पैर नहीं दुख रहे हैं। वो बोलती है बिना कुछ गवाए मुझे कुछ हासिल नहीं हो सकता, मुझे अगर आंटी बनना है तो, यानी कि शियान की वाइफ। तभी इसकी दोस्त बोलती है तुम्हें तो अच्छा खासा तुम्हारा क्रेडिट मिल गया, और वो शिलोंग उसका क्या हुआ। तब वो याद करती है कि उसके एडिटर इन चीफ ने बोला कि जाने दो कुछ नहीं होता, और उसे छोड़ दिया शिलोंग को। तभी इसकी दोस्त बोलती चाहे हम लोग कितना भी चीज़ कर ले, बेशरम लोग हमेशा बेशरम ही रहते हैं। वो लोग पहुंच जाते हैं, पर शुई अपनी दोस्त को छुपा देती है। वो बोलती है तुम क्या कर रही हो। तभी उसको दिखाई देता है कि उसका पहले वाला बॉयफ्रेंड वहाँ खड़ा है अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ में।
वो बोलती है तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है? तो बोलती है हाँ हमारा ब्रेकअप हो चुका है, उसने उस गाड़ी वाड़ी लड़की के लिए मुझे छोड़ दिया। उसकी दोस्त उस कार को देख के बोलती है ये तो थर्ड क्लास बेंज ही है, अगर तुम भी मेहनत करो कुछ दिनों तक तो तुम भी खरीद सकती हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बोलती है लगता है इसकी शुगर मम्मा उतनी भी अमीर नहीं है। तभी उसे फ्लैशबैक आते हैं जब उसने शियान की गाड़ियाँ देखी थी। वो तो दो महंगी गाड़ियों को ही चेंज करके घुमाता रहता है। इसका मतलब उसने अपनी भांजी को अपने पैसों से बिगाड़ा नहीं है। तब तो मैं समझ गई वो पैसों की इज्जत करने वाला आदमी है। तभी शियान को दिखाया जाता है, उसे दिखाई देता है काम करते वक्त शुई की इयररिंग्स जो वो गाड़ी में छोड़ गई थी। तभी शुई का फ़ोन आता है उसकी सेक्रेटरी को कि शुई अपनी इयररिंग्स गाड़ी में भूल गई है, और शियान उसे उठाकर देखने लगता है। जब वो पूछती है कि तुम किसी को डेट कर रहे हो, वो मुस्कुरा के उसकी तरफ देखती है। वो खड़े खड़े उसका इंतज़ार करती रहती है कि वो जवाब देगा, पर जैसे ही वो जवाब देने वाला रहता है पीछे से कोई बुलाता है शियान। तो एक बूढ़ा आदमी बुलाता रहता है। वो बोलता है कि तुम अभी आए। लड़की उस बूढ़े आदमी की तरफ देख के सोचती है गुआन। और गुआन जो सर है वो बोलते हैं ये तो गुआन शियांग एक फाइनेंस लेजेंड है। इससे पहले कि शियान उसे इंट्रोड्यूस कराए लड़की से, लड़की पहले ही बोल देती है कि मैं फाइनेंशियल वीकली से जिसने आपका इंटरव्यू लिया था। वो बोलता है तुम्हारे कई आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं, पर मुझे पता नहीं था तुम सच में इतनी छोटी होगी। लड़की बोलती है आप मेरी ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहे हैं। तो गुआन बोलता है कि मुझे लगा यहाँ पे शियान तो खाली हाथ ही आएगा। उनके बात करने का तरीका, कहीं वो मुझे शियान की गर्लफ्रेंड तो नहीं समझते। लड़की ये सोचने लगती है खड़कर। लड़की यहाँ वहाँ देखती है और बोलती है ओह माय गॉड इतना सुंदर घर, यहाँ पर सब कुछ इतना पीसफुल है। गुआन बोलते हैं असली खजाना तो अंदर रखा है। तो लड़की बोलती है और? तो गुआन बोलते हैं हाँ तुम बस इंतज़ार करो। लड़की उसे शियान की तरफ देखती है जैसे वो उसे मनाने की कोशिश करती हो कि मैं थोड़ी देर और रुक जाऊँ क्या, पर शियान कुछ बोलता नहीं और चला जाता है वहाँ से। और लड़की बोलती है कि मैं यहीं पर इंतज़ार करूँगी। तो गुआन बोलते हैं लगता है तुम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। तो लड़की बोलती है बिल्कुल नहीं। गुआन बोलता है ऐसा लगता है तुम हॉर्सेस में काफ़ी इंटरेस्टेड हो, तुम राइड करना चाहोगी हॉर्स एक। तो लड़की बोलती है क्या मैं सच में कर सकती हूँ? गुआन बोलता है कि मेरे वाइफ के पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, तुम वो से ले लो, वो तुम्हारे काम आएंगे। तो चले जाती है कपड़े बदली करने के लिए। वहाँ पर उससे बेल्ट नहीं बंद होती है तो वो पूछती है कि शियान से क्या तुम्हें आता है करना, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? लड़की अपना बाल ठीक करने लगती है और बोलती है कि वो आ रहा है। पर शियान वो आता है और बोलता है तुम्हें अगर इतना भी करना नहीं आता तो मत करो राइडिंग। और लड़की चौंक जाती है, उसे लगा था सब कुछ सही हो रहा है, पर वो तो डू सब्सक्राइब।